अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर वसीम। ये हम लोग एक ही कॉलेज से भी हैं और मतलब मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आज इनके साथ बैठा हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बात को स्टार्ट करते हैं ऐसे कि आप मुझे बताएं, मतलब यानी कि सब लोग जानते हैं और सब लोगों के पास आपके डिफरेंट तारुफ है। आप अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब आपकी नज़र में डॉक्टर वसीम कौन है? मैं इसको पहले भी वीडियोस में ना इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि जब मैं MBBS में आया तो किसी भी इंसान को ना नहीं पता होता कि उसको पैदा करने का मकसद क्या है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस वक्त जो करंट उसमें हूँ, तो पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि डॉक्टर वसीम एक बॉडी बिल्डर है जिसको अल्लाह ने बॉडी दी और फिर न्यूट्रिशन का नॉलेज दिया, और अब इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके डॉक्टर वसीम लोगों को फ़िटनेस की तरफ, डाइट की तरफ मोटिवेट कर रहा है, ताकि जो ग़िज़ाई बीमारियां हैं जो कि सिर्फ डाइट से ठीक होंगी, उसकी तरफ लोगों को मोटिवेशन मिले, उनकी उम्मीद बढ़े और वो अपनी बीमारियों को शिकस्त दे सकें। तो आसान अल्फाज में डॉक्टर वसीम एक डॉक्टर भी है, बॉडी बिल्डर भी है, और डाइट इलाज बिलग़िज़ा के ज़रिए लोगों को ट्रीट भी कर रहा है। सही है। वैसे मतलब यानी कि जब आप मेडिकल लाइफ में होते हो या मेडिकल लाइफ का डिसाइड कर रहे होते हो ना, तो स्टूडेंट्स मोस्टली ये सोच रहे होते हैं मैंने मेडिसिन में जाना है, साइकेट्री में जाना है, मुझे सर्जरी में जाना है, लाइक इस तरह की चीज़ें, तो और या फिर पाकिस्तान में रहना है, मतलब इस तरह की डिबेट्स हो रही होती हैं। तो उस टाइम के अंदर किसी बंदा का इस तरह का सोचना कि मतलब मुझे ये वाला पैथवे यूज़ करना है और मुझे ये चीज़ बनना है, तो ये अनकन्वेंशनल सा प्रोसेस जो था आपका, ये कैसे हुआ? मैं इसको जो चीज़ मैं पहले भी जो है बात कर चुका हूँ इसके ऊपर कि जब मैं MBBS में गया था, तो बेसिकली जो MBBS करने के लिए जब मैं गया, तो मेरे फादर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगा कि मुझे खुद इतना उसके बारे में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैं MBBS में मैंने जब गया और मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा था, तो उस दौरान मैं जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ आया और मेरा बड़ा शौक है। यानी कि अगर आप जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे या जो मेरे जूनियर्स थे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं इतना पर्टिकुलर था फूड के मामले में कि मेस में जाके अपने लिए फ़ूड प्रिपेयर करना, मोबाइल मेरा बार बार जो है उसको मैं दोबारा से रिपेयर करवा रहा हूँ, वो मैं चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी डाइट के पैसे होने चाहिए, मेरे एग्स पूरे होने चाहिए, मेरी प्रोटीन पूरी हो जाए। तो यानी कि इस तरह की डेडिकेटेड ना एक ऐसा शौक कि जहाँ पे सब जो है किताबों के साथ है, तो मैं बीच में अपने लिए टाइम निकाल के जिम जा रहा हूँ और एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि अभी अगर मैं सोचता हूँ ना, तो सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये चीज़ डाली थी और मुझे इसका और कोई जवाब नहीं मिलता कि अल्लाह जब आपसे कोई काम लेना चाहता है ना, तो ऑब्वियसली ये जो एक वेसल था, जो मेरी फिज़ीक बना रही थी अल्लाह ने, उसके ज़रिए मैंने आगे काम करना। तो उस वक्त मेरा वो शौक़ का पैदा होना और फिर डेडिकेटेड हो के डाइट और एक्सरसाइज करना और इतना कंसिस्टेंटली करना कि मैंने अपना फाइनल ईयर का प्रॉफ भी लो कार्ब डाइट में दिया था। यानी कि वो जो फिज़ीक मैंने अचीव कर ली थी, उसको मैं डाइट के ज़रिए मेंटेन करता था। तो उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन आगे जाके जैसे ही मैंने MBBS किया, तो उसके बाद जब मैं एज अ हाउस ऑफिसर काम कर रहा था, तो उस दौरान ना मेरे कुछ जानने वाले थे जिनको मैं डाइट एक्सरसाइज के ज़रिए ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो वो जिस तरीके से सेटिस्फाइड थे, जिस तरह से मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार, यानी कि इस साइड पे अगर बंदा इससे पैसा भी कमाए और लोगों को फ़ायदा भी हो और फिटनेस भी इम्प्रूव हो, और वो एक टीचर टाइप की, एक नहीं होता कि आपको उस्ताद बिल्कुल, तो मैंने कहा कि इसको ही एज अ करियर लेके चलते हैं। तो बस वो अंदर से एक आवाज़ थी जिसको फिर फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, और हर जगह मेरे लिए अल्लाह ताला ने आसानी क्रिएट की, और होते 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 कब इस हद तक बात चली गई कि इतने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये उस वक्त शायद लोगों को मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इस वक्त तो आपको पता चल रहा है कि ये इमर्जिंग फील्ड ही है। न्यूट्रिशन के ज़रिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, डॉक्टर नादिर अली हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जेसन फंग है, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो भी डाइट के ज़रिए, इलाज बिल-ग़िज़ा के ज़रिए, फास्टिंग के ज़रिए अपने पेशेंट्स को जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो उस वक्त मुश्किल लगता था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्वाइट ईजी ना। तो और मैं तो चाहता भी हूँ कि ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो न्यूट्रिशनली इक्विप्ड हों, ताकि वो अपनी डायबिटीज़ को भी ठीक कर सके, अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सके और पेशेंट्स को भी ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकें। जब आप ये सोच रहे थे कि मतलब मैं ये करना शुरू करता हूँ, आपने ऑब्ज़र्व कर ली,
तो तब आपने डिसाइड किया था प्रॉपरली कि मैंने ये करना है, या फिर तब आप ब्लैंक थे और बस आप निकल पड़े तो ये करते हैं? मैं जब वो जो मेरी हाउस जॉब थी ना, उसमें मैं देख रहा था कि इर्द गिर्द के लोगों जो जितने भी डॉक्टर्स थे उनका वेट ज़्यादा थे, कोई अंडर वेट थे, कोई ओवर वेट थे, और वो न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तो मैं, और दूसरा ये कि जब मैं पेशेंट्स को देख रहा होता था तो पेशेंट्स को जो डाइट बताई जाती थी वो बिल्कुल ऐसी डाइट होती थी जिसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल होगा ना, कि अगर जायका भी ख़त्म कर दिया है, टेस्ट भी नहीं है, फ्लेवर भी नहीं है, तो वो उसको आप एज अ लाइफस्टाइल लेके ही नहीं चल सकते। तो मैंने कहा कि अगर इस साइड पे काम किया जाए, तो इसी वजह से मैंने जो पहली इब्तिदा की थी वो अपना जिम ओपन करके की थी। तो जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो जैसे कि आप, यानी कि वो मुझे ये कहा जाता था कि इतने MBBS की डिग्री ज़ाया कर दी, अब ये क्लब चला रहा है। मुझे भी याद पड़ता है एक शादी पे मैं इनवाइटेड था, तो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जिम चल रहा था, बड़ा जो यानी कि बिज़नेस के पॉइंट से बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन मैं जैसे ही जाता हूं तो मेरा एक जानने वाले मुझे सामने से सबके सामने कहते हैं कि कैसे चल रहा है तेरा क्लब? ठीक है। तो मैंने कहा कि जी जिम बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये क्लब नहीं है, ये एक जिम है जहाँ पे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मतलब मैं उसको डिफेंड करता था समाज। तो बड़ा वो इनिशियल डेज में तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाकया सुनाया कि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और वो चाहते थे कि मैं उन्हीं की लेगेसी, उन्हीं को कंटिन्यू करूं। वो साइकियाट्रिस्ट हैं। तो जब मैंने न्यूट्रिशन की तरफ जाने का सोचा तो उस वक्त ऑब्वियसली उनको अच्छा नहीं लगा था। वो यही समझ रहे थे कि जैसे बागी हो गया, यानी कि स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चल रहा। तो लेकिन फिर उस दिन मुझे कॉल आई, तो अब्बू वैसे मुझे उस टाइम कॉल नहीं करते जिस वक्त मैं पेशेंट्स को कंसल्टेशन करना पड़ता, लेकिन उस दिन उनकी कॉल आ गई तो मैंने कॉल पिक की। तो मुझे पता चला कि अब्बू के पास एक पेशेंट आया है जो कि काफ़ी से उनको ना उनसे ट्रीटमेंट ले रहा था। तो अब्बू से बातों बातों में कहते हैं कि आप तो मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन अपनी शुगर के लिए मैंने डॉक्टर ढूंढ लिया। तो मेरे फादर से पूछते हैं कि कौन डॉक्टर? कहते हैं वो इस्लामाबाद में होता है, बहरिया टाउन में, बॉडी बिल्डर भी है और डाइट के बारे में बताता है, तो मैं उसी से इलाज कराऊंगा। तो मेरे फादर ने पूछा कि उसका नाम क्या है? तो मैंने कहा कि डॉक्टर वसीम। तो मेरे फादर ने बोला कि वो मेरे बेटे हैं ना, तो मेरा अपना सन है वो। तो वो नहीं मान रहे थे। तो इस वजह से अब्बू ने कॉल करवाई कि ये बात करें इनसे, और ताकि इनको यकीन दिलाई दिलाए कि आप मेरे ही बेटे हैं। तो वो बड़ी खुशी हुई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद उस वक्त अब्बू को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग आके उनको बता रहे हैं कि उनका बेटा जो काम कर रहा है उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और किसी बंदे का यकीन बिल्ड होना वीडियोज़ के ज़रिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काम में ही हम इतना इन्वॉल्व हैं, इतना ऑक्यूपाइड है कि क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग, क्या पर्सनल ट्रेनिंग, क्या पेशेंट्स को कंसल्ट करना। तो मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाले लोग अब सजदा कर रहे हैं, जॉइंट पेन में कमी है, यानी कि आसानी आ रही है बड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि इस रास्ते को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं और देखें कि डाइट और एक्सरसाइज करने से क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ चली जाती है। जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो ना, जैसे आपने भी कहा कि शादियों में इनवाइटेड होता था ना, तो मैं पॉइंटेड आउट होता था लाइक इसने डिग्री ज़ाया किया है, तो वो जो आप एक मेंटली आप एक वो हो रहे होते हो ना, तो वो प्रोसेस क्या था कि मतलब आप उसको कैसे मतलब करते थे? कि ऑब्वियसली आप जब अकेले बैठते होगे तो फिर आपको भी जब इतने ज़्यादा लोग कहना शुरू हो तो एक टाइम आता है कि आप बिलीव करना शुरू होते हो। आप पे वो टाइम आया था कि लाइक आपने भी सोचना शुरू किया हो कभी कि यार मैंने ज़ाया तो नहीं कर दिया अपना कुछ ये वो? एक वाकया ऐसा है ना कि वो दिन था कि मैं लाइक मुझे लगा कि शायद मैं मतलब छोड़ दूंगा ये सब, क्योंकि मेरे एक सीनियर थे, वो मेरे पास है ना, दुनिया आपको कैलकुलेशन भी डालती है कि तुम देखो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम कितना कमा सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेशंस में ले आती है। तो यहाँ से बंदा ना बड़ा धोखे में आ जाता है। और उन भाई साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे उस जगह तक लेके गए, बट अल्लाह ने कुछ और प्लान किया हुआ था। हुआ इस तरह के डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि तुम कितने लोगों को ट्रेन कर दोगे? 10 लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे दोगे। ये मैं पेशावर की जिम की बात कर रहा हूँ। तो 10,000 तुम हर बंदे से ले रहे हो, तो ये 1 लाख रुपए, इससे ज़्यादा तुम्हारी ग्रोथ ही नहीं है। आज भी यही है, 10 साल बाद भी यही होगी। तो मतलब कहाँ तुम अपने आप को खड़ा कहाँ देखते हो? अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कोई उस तरह का विजन था ही नहीं। मैं तो बस अपने काम को एंजॉय करता था। ट्रेनिंग में मुझे भी मज़ा आता था, ट्रेन कराने में भी मज़ा आता था, डाइट खुद भी करता था, लोगों को डाइट पे डालने में भी। तो मैं इन चीज़ों को इतना कैलकुलेशन में नहीं चल रहा था। उस दिन मैं वापस घर गया और सोच में पड़ गया कि वाकई बंदा बात तो ठीक कर रहा है। ग्रोथ तो मेरी मतलब यानी कि यही बात है कि इससे ज़्यादा तो मैं
मतलब यही है दैट्स इट। और मैं कहाँ से, यानी कि अगर जिम से बच रहा है तो कर के आज मैं, अभी मेरे बच्चे नहीं है, कल को जाके वही जो सारी चीज़ें इंसान सोचता है। तो मैं बड़ा ना, मुझे अब नींद नहीं आ रही, मैं करवट बदल रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ, लगता है कि गलती हो गई है और इस तरह की चीज़ें ना, वो वसवसे जो सारे की सारी चीज़ें। फिर एकदम से क्या हुआ कि मैं उठा और मैंने वॉक करनी शुरू की, और वॉक करते करते मैंने सोचा कि कम से कम मैं टाइम स्पेस से तो हट जाता हूँ ना, यानी कि मुझे नहीं पता चलता कि मैं कब एक्सरसाइज कराने जाता हूँ, मैं कब एक जिम बंद करके आता हूँ। मुझे उस पूरे प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है, कोई टेंशन नहीं है, अपना काम है, अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, चाहे 1 घंटा लेट आऊँ। इसके अलावा जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझ पर अब डिपेंडेंट हैं, उनको फ़ायदा होता है मेरे से। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो देखी जाएगी यार, जो अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया वो आगे भी कर लेगा। और फिर मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ और मैं ज़्यादा डेडिकेट होके, ज़्यादा जज्बे के साथ जिम में जाता हूँ। और वो मैं इन चीज़ों को, मतलब नहीं कि हम कोई प्रॉपर उसको कोई लॉजिकली, लेकिन ये है कि वो लोग वसवसा देते हैं और फिर ताकत भी अल्लाह ही देता है, ठीक है ना। तो वो मुझे उसके बाद ना मैंने कहा कि नहीं, मैं ये कोई सिर्फ पैसों के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे अपने काम में मज़ा आता है। तो जो भी चल रहा है, निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हु नोज़ के आगे जाके क्या होने वाला है। तो मैं करता रहा। फिर इस्लामाबाद के जिम का सेटअप होना और फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ जाना। तो ये जो सुनने वाले हैं ना, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप अपने काम में फुल जज्बे के साथ लगे रहें, फुल दिल से लगे रहें। अल्लाह ताला दिलों की नीयत देखता है कि वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप फुल इखलास के साथ, फुल जज्बे के साथ काम कर रहे हो ना, तो अल्लाह ताला, अब दुनिया आपको कहती है कि कहाँ से आएगा, महीने के एंड में तनख्वाह नहीं है। अल्लाह ताला कहता है मैं वहाँ से दूंगा जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि अल्लाह ताला ने जो तरतीब रखी, जिस तरीके से कहाँ से मदद आई, तो उनको हम लॉजिकली या उनको हम किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस यही था कि मैं अपनी मेहनत करता रहा, अल्लाह ताला उसमें करम करता रहा, अपनी बरकत डालता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्या मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग, सप्लीमेंट, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये सब होना था। लेकिन उसके लिए मेरा गिव अप ना करना, मेरा साबित कदम रहना, और इर्द गिर्द के लोगों के जो भी जवाब आ रहे हैं, जो जिस तरह से भी लोग आपको रिमार्क्स दे रहे हैं, उनको इग्नोर करना। कुरान में भी अल्लाह कहता है कि हमें कि ऐ मेरे बंदे, तुम्हें ये तो परवाह है कि लोग क्या कहते हैं, तुम्हें ये परवाह नहीं कि मैं क्या कहता हूँ। तो वो इलामा इकबाल का एक शेर भी है रहमतुल्लाह अलैह का कि तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बनना, कि मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, कुछ इस तरह का शेर है। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, कि लोग मैटर नहीं करते, तुम देखो कि तुम्हारा दिल तुम्हें क्या कह रहा है। और दिल को समझने के लिए, दिल को सुनने के लिए लाजमी है कि आप जो इर्द गिर्द से जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनको आप कट करोगे तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। होता ये है कि हमने लोगों का शोर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया होता है अपने ऊपर कि हमारी जो अपनी अंदर की आवाज़ है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो कहीं दब जाती है। और फिर हम एक गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं कि जिसमें हम अपनी बाय चॉइस नहीं, मजबूरी के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। और मेरे मुताबिक एक ज़िंदगी है और बड़ी कीमती है, और अगर उसको हम फुल इस नीयत से कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे लोगों का भला होगा, लोगों का फ़ायदा होगा, नीयत ये रखें मखलूक की खिदमत, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की, तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। उस टाइम के अंदर कोई था कि मतलब जो आपको सपोर्ट कर रहा था, या ये सारा कुछ आपके अंदर से ही चल रहा था कि लाइक यार मुझे तो ये करना है या ये करना है? देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं सेल्फ मेड हूँ, ये बड़ी ज़्यादती करते हैं। कि देखें, अल्लाह ख़ुद तो ज़मीन पे नहीं आता, अल्लाह अपने लोग भेजता है, अपने बंदे भेजता है। जहाँ मुखालिफिन होते हैं वहाँ एक आवाज़ आपको सपोर्ट करने वाली भी आ रही होती है, ठीक है ना। और जहाँ मुखालिफिन ज़्यादा होते हैं वहाँ एक इंसान जो आपका, मैं आपको कितने सारे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने, अगर वो लोग मेरे लाइफ में ना आते तो आज मैं यहाँ पे ना होता। तो जहाँ पे मुखालिफिन आते हैं तो वहाँ पे मदद करने के लिए अल्लाह अपने बंदे भी भेजता है। और ये जो सेल्फ मेड वाला है ना कि अकेला मैंने ऐसे किया, अकेला कोई कुछ नहीं करता, ये एक टीम वर्क होता है। और राइट लोगों की राइट मदद राइट टाइम पे अल्लाह ताला भेज देता है। शर्त यह है कि सब्र का मुजाहरा करना है और उम्मीद नहीं छोड़नी। बीच में बड़े डार्केस्ट वो भी था कि जिसमें बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े नीचे की तरफ गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो नीचे की तरफ
इसलिए गए थे क्योंकि अल्लाह ताला ने ऊपर लेके उछालना भी था वापस, जो है ना। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि हमें जो लॉलीपॉप दिया जाता है ना कि बस ज़िंदगी बड़ी स्मूथ है, ये पढ़ लो आगे सुकून है, ये पढ़ लो आगे सुकून है। तो इसके बजाय ये जो शुगर कोटेड ये जो झूठ है जो हमें बताया जाता है, इसके बजाय हमें प्रॉपर बताया जाए कि हर सख्ती के साथ आसानी है। एवरी हार्डशिप इज़ फॉलोड बाई ईज़। हर मुश्किल के साथ तो तुम मेहनत करो और उसके साथ आसानी आती रहेगी, फिर मुश्किल आएगी, फिर आसानी आएगी, फिर मुश्किल आएगी, फिर आसानी आएगी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि अल्लाह तब भी अल्लाह है, अल्लाह तब भी अल्लाह था जब तुम पे जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। अल्लाह तब भी अल्लाह है जब तुम पे नेमतों की रहमतों की बारिश हुई। बदलते हालात के साथ अपना ताल्लुक़ अपने रब से ना बदलना, ये असली मिशन है कि हालात जो भी हों, वाक़यात जो भी हों, लाइफ में अच्छा चल रहा है बुरा चल, अपना ताल्लुक़ अपने रब से कायम रखो, फिर देखो कि वो कहाँ से मदद करते हैं। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें। ये जितने भी अल्लाह के करीब जो मुकर्रबीन गुजरे, जो करीब लोग गुजरे, वो यही बात तो बताते हैं। मतलब अक्सर लोग ना वो गम को लेके इतनी टेंशन ले लेते हैं कि जैसे गम जो है ये होना ही नहीं चाहिए, और अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे की लाइफ से। अब अगर मैं पैसों से कैलकुलेट करना शुरू कर दूं ना, या मैं अपना कंपैरिजन पैसों से करना शुरू कर दूं, तो मैं तो रात तक डिप्रेशन से क्योंकि कितना पैसा है लोगों के पास, एक तरफ इतनी गुर्बत है, दूसरी तरफ इतना पैसा है। तो ये जो अपना कंपैरिजन है ना, पहले तो करना ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे खूबसूरत बात है ना आपके मुतालिक, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जो है फुल कॉन्फिडेंस देने के लिए, वो ये है कि पूरी कायनात में आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप यूनिक हो, अल्लाह ने आपको बिल्कुल मुनफरिद बनाया। ढूंढ ले, आपको अपने जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं हूँ, तो एक ऐसी अल्लाह ताला ने जो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दी है, एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान बनाया। तो जब आप अपना कंपैरिजन हर दूसरे तीसरे बंदे से करते हो, तो आप उस क्रिएटर की जो क्रिएशन है उसके साथ आप ज़्यादती नहीं कर रहे। यानी कि सही है, मेरा कंपैरिजन, मैं अपना बेटर वर्जन बनूंगा, मैं अपने आप को बेहतर करूंगा। और मैंने बॉडी बिल्डिंग में भी ये बात सुन लें कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपना कंपैरिजन किसी के साथ, मेरी जो फिज़ीक थी, मैं ये देखता था कि 6 माह बाद मेरी फिज़ीक इससे अपना बेहतर वर्जन में जाऊंगा, उससे बेहतर वर्जन में जाऊंगा। इसी वजह से कभी डीमोटिवेशन नहीं हुई, इसी वजह से कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। लोग क्या करते हैं कि वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि एक बंदा जो कि हिट हो गया है, अब वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि मैंने इस तक पहुँचना है। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस में अगर वो पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वो जो सफ़र कटा होगा ना, वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ होगा। तो आपने, अल्लाह ताला आपको मेहनत से तो मना नहीं करता, लेकिन मेहनत अपने आप को बेहतर करने के लिए, किसी और से बेहतर होने के लिए नहीं। और अगर कंपैरिजन करना भी है तो हमारा दीन कहता है कि अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे देखो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा शुक्र करने का मौका मिले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते कि या अल्लाह मुझे ज़्यादा सोचने की सलाहियत, मुझे ज़्यादा सोचने की सलाहियत दे कि मैं ज़्यादा सोचूं। क्यों? क्योंकि जितना मैं सोचूंगा उतना मैं शुक्र करूंगा। या अल्लाह इस चीज़ पे भी तेरा शुक्र, या अल्लाह इस बात पे भी तेरा शुक्र, सेहत के लिए भी तेरा शुक्र, रिस्क के लिए भी तेरा, औलाद के लिए भी तेरा शुक्र। जो जो चीज़ें हैं वालिदैन के लिए, अक्सर जो बच्चे हैं ना वो पेरेंट्स से बड़ा गिला करते हैं, वो कहते हैं कि फ़लाने के पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, फ़लाने के पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो हज़रत वासिफ़ कहते हैं कि वालिदैन का जो आपको फ्री में ये कलमा दे दिया है ना उन्होंने, ये एहसान भी नहीं आप अदा कर सकते। लोग इस कलमे के पीछे कितना भागते हैं। पूछना जो रिवर्ट हुए होते हैं, जो कि इस्लाम की तरफ आते हैं, उनसे पूछिए उनकी स्टोरी कैसी है, किन किन चीज़ों से वो गुजरे होते हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जब वो हमें फ्री में कलमा दे देते हैं तो हम इसका भी नहीं, बाकी कलमे को मज़ीद पॉलिश करना, उसको यानी कि मानना, और फिर अल्लाह को मानना, और फिर अल्लाह को चाहना, ये दो अलग चीज़ें। मानने वाला, हज़रत वासिफ़ कहते हैं कि वो 2.5% ज़कात देगा, चाहने वाले के पास कुछ बचेगा तो वो तो सब कुछ अल्लाह की राह में दे चुका होगा। तो ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें जो कि हमारी जनरेशन को समझनी होंगी कि ये जो एक सबक आपको दुनिया देती है ना कंपैरिजन का, इसी तरह से इंस्टाग्राम है आजकल, सोशल मीडिया के दौर में तो हमें बड़े सख्त चैलेंजेस का सामना है। क्योंकि एक इंस्टेंट ना आपने एक अच्छी पिक्चर लगा ली तो 10 लाइक्स आ गए। वो हम एक पुराना बॉडी बिल्डर है डोरियन याट्स, वो ये कहते हैं कि हमारे दौर में ना हमें अप्रिसिएशन लेने के लिए या तारीफ सुनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल की जनरेशन को सिर्फ एक तस्वीर फिल्टर के साथ लगानी होती है। ठीक है ना, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो गया है। और जो है इन चीज़ों को हमने देखना है कि जो असली खुशियाँ है, हज़रत वासिफ़ कहते हैं कि तुम्हें
दूर पेरिस का जो मंजर है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन करीब बैठा परेशान शख्स नज़र नहीं आ रहा। तो जो करीब बैठे जर्द चेहरे हैं ना, इन्हीं में अल्लाह ने तुम्हारी खुशी छुपाई हुई है। जब तुम इनको खुश करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें भी खुशी महसूस होना शुरू हो जाएगी। खुशी देने से मिलती है, सुकून देने से मिलता है। हम यूं करके बैठे हुए हैं कि कब खुशी आएगी, कब सुकून आएगा। और ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना कि कंपैरिजन, जब आप अपने से कम प्रिविलेज लोगों को देख के जो आप कंपैरिजन करते हो, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो शुक्र का मुकाम है, जिसको हम गिले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैंने ये सारी चीज़ें जो सीखी कि थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज जो चीज़ मैंने की कि अपनी हेल्थ को ठीक रखना, अपनी खिदमत करना, ताकि दूसरों की खिदमत कर सकूँ। तो जो एक बात जो सुनने वाले उनको कहूँगा कि डाइट करनी है, क्योंकि कुरान में आया था कि खाओ पियो, हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया, लक़द खलक़ना इंसान फ़ी कबद। तो जिस मशीनरी को अल्लाह ने बनाया ही मुशक्क़त में, तो अगर वो रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो बीमार हो जाएगी। तो ये जो मॉडर्न बीमारियाँ हैं ना, ये हमारे मॉडर्न होने की वजह से ही आई। तो हमें फिर से पेडू होना पड़ेगा, फिर से ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा, फिर से जो है अपनी एक्सरसाइज है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। खेती बाड़ी नहीं कर सकते तो कम से कम एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना, स्क्वाट्स लंजेस तो कर सकते हैं ना, बर्पीज तो कर सकते हैं ना, पुशअप्स तो कर सकते हैं, चिनअप्स तो कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है कि कम से कम आप अपना वजन तो उठा सको, अपना बोझ तो उठा सको। कितने सारे लोग हैं, उनको मैं एक टेस्ट कहता हूँ, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है, कि आप मुझे डीप स्क्वाट करके दिखा दें। अगर आप डीप स्क्वाट कर रहे हैं और आप 5 से 10 पुशअप्स निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि, लेकिन हम ये जितने भी अपने जो भी 40 साल से ज़्यादा है, 50 साल से ज़्यादा, उनको अगर हम इतना भी बोलेंगे तो वो ये भी नहीं कर सकते। तो कम से कम टारगेट इतना सेट करें कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकें, इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। आप भी बात कर रहे थे ना कि मतलब हम भी जो मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें वो इतना फोकस नहीं होता न्यूट्रिशनल स्टडी के ऊपर, लाइक, और हम लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन भी इतनी वो नहीं होती। तो आप कह रहे थे कि मतलब अब जो फॉरेन में जो भी प्रैक्टिस हो रही है, वो सारी इसी बात पे हो रही है कि लाइक आप डाइट के थ्रू करो, डाइट के थ्रू करो। तो इसके लिए मतलब ये बात तो ठीक है, वो हम समझ भी जाते हैं सारा कुछ कैसे करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सोर्सेज क्या हो। लाइक अगर मेरी तरह का कोई स्टूडेंट है और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, या अगर वो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो सोर्सेज क्या हैं कि मतलब किन सोर्सेज को यूज़ करें। मैं आपको बहुत आसान है, मैं आपको dietdoctor.com एक वेबसाइट है, आप उसको सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर नादिर अली मीर हैं, डॉक्टर जेसन फंग है, डॉक्टर संजय गुप्ता हैं, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बेंजामिन बेकमैन है। इतने सारे नाम हैं जिन्होंने इतना कुछ कर दिया है और यूट्यूब पे शेयर कर दिया है ना कि, और ये वो लोग हैं जिनके पास 20-20, 25 साल का, 14-14 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो इनकी बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इनकी बातों से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊँ ना, डॉक्टर नादिर अली मीर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वही एज इट इज़ मैं अपने पेशेंट्स को भी अप्लाई करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, हम मजबूर हैं, हम उनको देख रहे हैं, और उनकी रिसर्च भी कोई नई चीज़ नहीं बता रही। एक जो चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो मैं शेयर करूँगा, कि हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात करते हैं ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, HDL का कम होना, पेट की चर्बी का बढ़ना, ये 5 चीज़ों की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये साइंस तहकीक बता रही है, रिसर्च ये बता रही है कि दुनिया की सारी डाइट एक तरफ, जितनी तेज़ी से रोज़ा रखना इंसुलिन को नीचे लेके आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, वो एक तरफ। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हफ्ते में 2-2 रोज़े रखवा रहे हैं अपने पेशेंट्स को। तो ये नहीं कि वो जो इतने कुछ रिसर्च करने के बाद भी जो चीज़ उन्होंने हासिल की है ना, वो हमारे मज़हब में 1500 साल पहले से मौजूद है। जैसे कि हज़रत वासिफ़ का ये जुमला है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह से निकली हुई कोई भी बात अगर चुप करके मान लोगे तो वो आपको तहकीक के रास्ते से बचा लेगी। यानी अगर हम तस्लीम करेंगे उनकी बात को, और आज तहकीक क्या कह रही है कि रोज़े में शिफा है, तो हम फास्टिंग को क्यों ना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से 2 रोज़े रखना साबित है, तो हम क्या रखते हैं उनको देखिए, हम कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान भी कुर्बान, तो उनकी लाइफ से अगर हम कोई चीज़ सीख नहीं रहे तो क्या ये कहीं दावा तो नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक पर्सनालिटी जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को देखा है तो उनसे प्यार करते हैं, अपने भाई को देखा है तो उनसे प्यार करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम में से किसी ने देखा लेकिन फिर भी उनसे इतना प्यार करते हैं। तो उनकी लाइफ से
अगर हम कोई चीज़ हासिल करना चाहें और उनकी बताए हुए रास्ते पे हम चले तो वहाँ पे वो जो हफ्ते पे 2 रोज़े रखना, भूख रख के खाना, 2 दिन से ज़्यादा रोटी ना कंटिन्यू करना, और वो एक हदीस है कि मोमिन कौन है जो खुद पे सख्त और दूसरों पे नरम हो। तो खुद पे सख्ती करे और दूसरों पे नरमी करे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिकली कर लेंगे तो काफ़ी सारी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। ये जो इस वक्त आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही है, डायबिटीज़ की हम बात कर लें, इसी तरह जो ब्लड प्रेशर लोगों का बड़ा होता है, ओबेसिटी कितनी कॉमन होती जा रही है। तो अगर हम इस फार्मूले पे अमल कर लें तो मोटापा ख़त्म हो जाएगा, मोटापा ख़त्म हो जाएगा तो डायबिटीज़ भी उसके साथ ठीक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि अगर हम अप्लाई कर ले तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम अमल करें, हमारा मसला ये है कि हम किताबें पढ़ के इतनी पढ़ लेते हैं ना कि उस पर अमल नहीं होता, और वो इल्म जो बग़ैर अमल के है वो इजाफी बोझ के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी बात है वैसे। लेकिन मतलब मेरी फैमिली में भी अगर डायबिटीज़ के लोग हैं ना तो वो मतलब रमज़ान के रोज़े भी उनसे नहीं रखे जा रहे होते, तो ये तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल नहीं होता लाइक उनको, क्योंकि उनकी जो भूख का स्पैन होता है वो हमारी भूख के स्पैन से थोड़ा छोटा होता है। अभी मैं आपको इसी वजह से ना ओबेसिटी को मैं बहुत पहले से डील कर रहा था, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को मैं हाथ नहीं डालता था। वजह मुझे ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो बहुत हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाए और कोई इशू ना हो जाए ना। लेकिन जैसे ही डॉक्टर नादिर अली मीर को फॉलो करना शुरू किया या डॉक्टर जेसन फंक को, वो देख ही जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको रहे हैं और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको देख रहे हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ही दिल की बीमारियां कॉमन होती है ना। तो उन्होंने बताया कि ये जो भूख का लगना है ना, याद रहे कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से होती है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट जिनके हम टेस्ट करवा रहे हैं उनके खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, और इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं है। हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया है, क्योंकि इंसुलिन के लेवल्स ऊपर गए हैं तो रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, और रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे इसलिए शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक हो गया। और शुगर के मरीज़ के पेशाब में से ग्लूकोज बाहर निकल रही है, यानी कि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जिस्म से बाहर निकालो, यानी कि ऊपर से इंटेक रिस्ट्रिक्ट करो कार्बोहाइड्रेट्स का। हम जो डायबिटिक पेशेंट्स को डाइट बताते हैं वो भी गलत है, क्योंकि जो मैंने सर्टिफिकेशन की है उसमें मुझे बताया जाता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, फ्रूट की सर्विंग देनी है। मेरा सवाल यह है कि वो ग्लूकोज जो पेशाब के जरिए बाहर भाग रही है, ग्लाइकोजन टैंक फिल है मसल में भी, लिवर में भी, और जगह नहीं है स्टोर करने की, बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है। और रिजेक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि सेल के अंदर अगर ग्लूकोज ज़्यादा तेज़ी से अंदर जाएगी और सेल को बॉडी आर्टिफिशियली स्टार्व करवा रही है, अगर ग्लूकोज को रिजेक्ट कर रही है तो सेल को का जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है उसको स्टार्वेशन हो रही है ना वहाँ पे। तो ग्लूकोज अगर सेल के अंदर ज़्यादा जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर रहा होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज। तो बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज को रिजेक्ट कर रही है। तो वो जो ओनली वे आउट जो ओनली रास्ता है उस ग्लूकोज का वो जिस्म से बाहर का है। वजन कम करो, एनर्जी वेस्टिंग में लेके आओ, फास्टिंग करो, फाके करो प्रोलॉन्ग फास्टिंग करो, लो कार्ब डाइट पे जाओ, एक्सरसाइज करो। ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट जो डाइटरी प्रोडक्ट उसको हमने नहीं छेड़ा और हम दवाइयों की तरफ आ जाते हैं। इसी वजह से खून में इंसुलिन लेवल्स हाई रहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है ना कि सिंपल सा सादा सा, वो ये है कि क्या कोई ऐसी दवाई है जो इंसुलिन जो इतनी हाई हुई है उसको नीचे ले आए? मेटफॉर्मिन स्लाइट डिफरेंस लाती है, यानी अगर किसी का इंसुलिन 15 है ना, जब तक वो 2 पे नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो 15 से वो मेटफॉर्मिन शायद 13 पे ले आएगी, 12 पे ले आएगी। जब तक इंसुलिन 2 पे नहीं आएगी तब तक लेप्टिन रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ लिंक्ड है लेप्टिन रेजिस्टेंस, और लेप्टिन रेजिस्टेंस जब तक जिस्म में है ना, इतनी भूख लगेगी ना कि लग पता जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे पेशेंट फास्टिंग करते हैं ना, तो जब वो फास्टिंग की तरफ आते हैं, जितना जितना फास्टिंग के साथ यूज्ड टू होते जाते हैं, एपेटाइट कंट्रोल हो जाती है, एनर्जी लेवल्स बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन के लेवल्स नीचे आ रहे होते हैं। और इंसुलिन के लेवल जब नीचे आते हैं तो काउंटर हार्मोन्स जितने भी है, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसके लेवल्स ऊपर जाते हैं। यानी कि इंसुलिन इज फैट स्टोरेज हार्मोन, एनर्जी स्टोरेज हार्मोन। यही है ना कि एक्स्ट्रा इंसुलिन एक्स्ट्रा तवानाई स्टोर करेगी फैट की फॉर्म में। इंसुलिन के लेवल नीचे जाएंगे तो फैट बर्निंग हार्मोन्स ऊपर आएंगे। ग्रोथ हार्मोन फैट बर्निंग है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन फैट बर्निंग है। तो यानी कि वो जो स्टोर्ड एनर्जी है जब वो इस्तेमाल में आनी शुरू हो जाएगी तो वो स्टोर्ड एनर्जी बेटा ऑक्सीडेशन के जरिए मसल्स यूज़ करेंगे। सही है। स्केलेटल मसल भी मसल है और
कार्डियक मसल भी मसल है। तो यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए जहां आपके स्केलेटल मसल्स एनर्जी यूज़ कर रहे होंगे वहीं पे आपका हार्ट भी यूज़ कर रहा होगा। शुगर के मरीज़ के साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसके मसल डैमेज हो रहे होते हैं। तो अगर उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डाल देंगे या लो कार्ब डाइट पे डाल देंगे और उसकी बॉडी तवानाई स्टोर्ड फैट से ले रही होगी तो मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा। मसल ब्रेकडाउन क्यों हो रहा होता है? क्योंकि शुगर के पेशेंट की तवानाई इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, ग्लूकोज दर बदर फिर रही है लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पा रही, तो इसलिए मसल ब्रेकडाउन शुरू होता है। समहाउ कहीं ना कहीं से एनर्जी क्रिएट करो कीटोसिस के जरिए। जो हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी उस क्राइसिस में होती है कि समहाउ चलो कीटोन्स बना के ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा, चलो कीटोन्स जाए, और उसी प्रोसेस में हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोन्स, तो उसके बाद वो किस स्टेट तक बंदा चला जाता है ना। तो उसके बरक्स अगर हम लो कार्ब पे जाएंगे, फास्टिंग करेंगे तो हाइपर इंसुलिनीमिया भी ठीक हो जाएगा, हाइपर इंसुलिनीमिया ठीक हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया भी ठीक हो जाएगा। और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा साथ बॉडी वो कीटोन्स बनाएगी जो बॉडी को चाहिए, जिसको वो यूटिलाइज कर सकती है, यानी कि बॉडी अपने आप को ठीक करेगी, नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगी। तो हमारे तो यहाँ पे तो जो खाने हैं वो तो है ही है ना कि या तो रोटी खाते हैं या तो चावल खाते हैं, अब ये तो है ही कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह के बंदों को आप सजेस्ट क्या करते हैं और किस तरह कन्विंस किस तरह करते हैं कि आप इसको छोड़ दो? अच्छा, ये कोई उम्र कैद नहीं है, मैं उनका टारगेट सेट करता हूँ। अक्सर ना एज, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वो HbA1c को फोकस करते हैं। ठीक है, HbA1c लेट से 10 से 5 पे आ गई, दोबारा से खाना शुरू कर देते हैं। कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है। HbA1c 5 पे आ जाता है, इंसुलिन को नीचे आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम अगर HbA1c जहाँ करा रहे हैं तो उसके बाद अगर हम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी करा लें और उसको टारगेट करें कि उस वक्त तक पेशेंट ने डाइट करनी, पेशेंट को बोले, एजुकेट करें आप तब तक लो कार्ब डाइट पे जब तक आपकी इंसुलिन 2 पे नहीं आई। ठीक है, तो जब वो इंसुलिन 2 पे आ जाती है तो उसके साथ जब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स भी नीचे आ जाते हैं, HDL बढ़ जाता है, HbA1c नीचे आ जाता है। इसी तरह से जब इंसुलिन 2 पे आ गई है तो हम कह देते हैं कि अब इंसुलिन सेंसिटिविटी मैक्सिमम हो गई है। यहाँ चूँकि हम बात कर रहे हैं ना इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो एक एक्चुअल टेस्ट मौजूद है जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है कितनी। होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, HOMA-IR। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? फास्टिंग शुगर मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग इंसुलिन डिवाइडेड बाय 405। ये इंडेक्स अगर लेस देन 1 है, ठीक है, जैसे फास्टिंग शुगर 100 है, इंसुलिन 15 आ गई, ठीक है, और उसको हमने ये 1500 की डिवाइड बाय 405, अगर ये लेस देन 1 आता है तो ओके है, अगर ये मोर देन 2.9 है तो सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको टारगेट करके अगर हम बोलें कि जब तक हम HOMA-IR को लेस देन 1 नहीं करें तब तक हम डाइट करेंगे, तो पेशेंट के पास एक टारगेट भी होता है कि जिसमें वो प्रॉपर चल रहा है कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर रहा हूँ, ना कि HbA1c बीमारी की सिम्टम है, शुगर बढ़ना बीमारी की सिम्टम है, ठीक है ना, एक्चुअल वजह नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह है। तो अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर देंगे तो हम उसके अंदर जितनी बीमारियां आती हैं उनको ठीक कर देंगे। उस दिन एक डॉक्टर साहब हैं कराची में, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी एक क्लिप मैंने काट के लगाया अपने पेज पे कि उनमें उनसे पूछा कि ब्लड प्रेशर को कम करने की सबसे इफेक्टिव दवाई कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया की सारी दवाइयां एक तरफ, वजन कम करने से इतना ब्लड प्रेशर कम होता है वो एक तरफ। यानी कि इसमें कोई हम ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई और बात कर रहा हूँ और डॉक्टर्स कोई और बात कर रहे हैं, बात वही है, लेकिन वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कितना एप्लीकेबल है, वो कितना फ्लेक्सिबल है, वो कितना जायकेदार है, वो कितना मतलब आसानी से फॉलो हो सकता है। जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो पेशेंट क्यों नहीं फॉलो करेगा। लोग जो डिसहार्ट हो जाते हैं ना, एक तो फीके खाने होते हैं। आजकल जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मेरा जो डायबिटीज सेंटर है उसमें हम मखनी कढ़ाई कैलोरीज को सेट करके, ये हमारी रेसिपीज़ है, कबाब की रेसिपीज़ है, कीटो पराठा की रेसिपीज़ है, ठीक है ना। तो यानी कि इस वक्त हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लान पेशेंट को देना कम से कम वो जायकेदार हो और कम से कम उसका इतना हो कि वो जो रोटी की जो उसकी जो एक ख्वाहिश है ना उसको वो साथ वो पूरी होती रहे। तो क्योंकि उम्र भर डाइटिंग नहीं करनी, जब आपका इंसुलिन 2 पे आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप रोटी चावल फ्रूट्स अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली ले सकते हो, लेकिन बीमारी को ठीक करते वक्त, यानी कि बीमारी जिस्म में बढ़ी हुई है, ग्लूकोज हर जगह फैली हुई है, इस वक्त आप कहते हो कि नहीं मैं रोटी भी खाऊंगा, तो मैं राइस भी लूँगा, तो मैं फ्रूट्स भी खाऊंगा,
तो फिर आप रोटी नहीं छोड़ेंगे, बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। जब आप लोगों का ना माइंड क्लियर करते हैं ना, उनको बाकी रास्ते ब्लॉक करते हैं कि बाकी सारे रास्ते मैंने आपके ब्लॉक कर दिए, अब किधर बच के जाओगे, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज का। तो लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे? हज़रत वासिफ कहते हैं कि अल्लाह आपको एक रास्ते का मुसाफिर बनाए। तो हम जो कहते हैं ना लोगों को कि पहला फोकस आपका डाइट और एक्सरसाइज पे हो, तो उस रास्ते पे आप फुल डेडिकेटेड होके चलो तो अल्लाह शिफा देगा, क्यों नहीं देगा। इलाज बिल ग़िज़ा की बात कर रहे हैं ना हम, तो डाइटरी डिजीज़ को डाइट ही ठीक करेगी तो क्या ठीक करेगा। इट्स अ डाइटरी डिजीज़ ना, टाइप 2 डायबिटीज़ इट्स अ डाइटरी डिजीज़। तो हमने डाइट के ऊपर लोगों को एजुकेट करें। जितने भी जो अपकमिंग जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि इन डॉक्टर्स को फॉलो करें। अमेरिका में जो हो रहा है ना, आज से 10-15 साल बाद इधर भी होगा, लेकिन हम जो कोशिश करें, हम उस गैप को कम करने की कोशिश करें कि बजाय इसके कि आप 10 साल बाद फॉलो करो, आप आज ही फॉलो करो। यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी सीख लोगे, अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो 5 से 10 सालों में इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ से। क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना, जितने लोगों तक हम पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ़ायदा हुआ है। तो अब अगर सोचें कि एक कंपाउंड इफेक्ट इस तरह के काफ़ी सारे डॉक्टर्स मिलकर ये काम करें तो वो कितना फ़ायदा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह आपकी भी टेंशन कम हो जाएगी। कि मैं आपको अपनी छोटी ईद थी, ईद उल फितर, तो ये मैं आपको उसी वक्त की बात बता रहा हूँ जब एज अ हाउस ऑफिसर में काम कर रहा, तो मेरी ड्यूटी थी। तो मैं डाइट के बारे में पर्टिकुलर था बड़ा, अपनी डाइट के बारे में एहतियात, रमज़ान। तो मैंने ना वो कोई भी उस ईद के दिन ड्यूटी, तो मैंने कहा मैं करूँगा ड्यूटी। और यकीन जाएगा मैं इतना रिग्रेट कर रहा था ना, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आए मेडिकल वार्ड में, ऐसा लग रहा था कि जैसे रमज़ान नहीं ख़त्म हुआ, कोई उम्र कैद ख़त्म हुई है। बदपरहेज़ी करके, बदहज़मी, शुगर आसमानों पे पहुंची हुई है, बीपी आसमानों में। और जब मैं पूछता तो मुझे पता चल जाता कि क्या हुआ है। दबा दब मिठाइयाँ खाई गई हैं, दबा दब खाना खाया गया है, और उसकी वजह से यानी कि अपनी जानों पे खुद जुल्म कर रहे हैं और अब हमारे पास आके कह रहे हैं कि सानू ठीक करो। तो ये तो डॉक्टर के साथ भी ज़्यादती है ना, अगर एक तरह से देखा जाए कि अगर आप अपने खुराक के बारे में ख्याल रखेंगे, एक ऐसी बीमारी जो अल्लाह की तरफ से आपके पास आई है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन एक बीमारी जो आपके अपने गलत इंतखाब की वजह से आपको इस जगह तक ला रही है, और उसके बाद वो डॉक्टर आपको वक्ती तौर पे ट्रीट कर देगा, ठीक कर देगा, लेकिन अगर घर जाके आप फिर से वही सब कुछ खाओगे तो क्या आप ठीक होगे। तो यही चीज़ मैंने, और इन्हीं चीज़ों ने मुझे बड़ा हौसला दिया था कि अगर हम इसको प्रॉपर फिटनेस को एज ए ट्रीटमेंट के तौर पे लेके चलें, कि हम वज़न कम करने को सिर्फ वज़न कम करना ना बोलें, हम बीमारियों को ठीक करना बोलें, हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के तौर पर इसको बोलें, तो ज़्यादा लोग इसके ऊपर इंशाल्लाह कन्विंस होंगे और आएंगे। लोग समझते हैं कि सिर्फ वज़न कम करना है, अक्सर वो कहते हैं बाकी सब ठीक है, बस मेरा पेट निकला हुआ है। ये जो बस आपका पेट निकला हुआ है ना, इसका मतलब है कि अंदर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो लोगों को इस तरह से क्लियर कट हमें बात बतानी होगी। सही है। ये जो वीएन है आपका, ये कैसे आया था? मतलब यानी कि जैसे आप कह रहे हो ना कि मतलब मुझे वो गैप कम करना है, मैं अभी ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका कोई प्रोसेस था या मतलब ये डॉक्टर नादिर अली मीर ने ना अपनी वीडियोस में कुछ अपने पेशेंट्स दिखाए थे कि जो वो पहले कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे चल रहे थे। सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने जब उनकी डाइट चेंज की ना, तो उसमें एक पेशेंट था जिसको बाईपास भी उसका हो चुका था, और वो तकरीबन 35 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा था, और उसकी वो बिफोर आफ्टर। फिर इसी तरह से अगर आप डॉक्टर जेसन फंक की बुक है द डायबिटीज़ कोड, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि वो किस स्टेट में आए थे और आप कैसे हैं। और आप यकीन जाने कि हमारे पास भी एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही चीज़ हम लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इसको अप्लाई करके तो देखो। जब पेशेंट 4 से 6 हफ्ते के बाद आपके पास वापस आता है ना, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जब पहली दफ़ा मैं पेशेंट से मिलता हूँ तो डॉक्टर और पेशेंट वाला ताल्लुक होता है। जब 4 से 6 हफ्ते बाद तो मुझे अपना डॉक्टर कम पीर ज़्यादा लग रहा होता है, क्योंकि उसके इतने पुराने मसले, फंसे हुए मसले जब वो डाइट के ज़रिए ट्रीट करना शुरू करता है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उसको लग रहा होता है जैसे मैंने कुछ किया है, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको रास्ता दिखाया। और जब डॉक्टर्स ये देखेंगे, जब देखें पैसा साइड पे चीज़ है, जब पेशेंट आके आपको कहता है कि डॉक्टर साहब, जैसे उस दिन मैं अभी पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, बड़े मेरे अभी तो उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती भी होगी, मेरे पेशेंट भी है, तो जब उनका पहली दफ़ा डाइट प्लान बना ना, तो वो बड़े सवालात लेके आए कि मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, इतनी कम कैलोरीज हैं, ये है वो है, फलाना ठमकाना, बड़ा कुछ। और जैसे उन्होंने प्लान फॉलो किया ना, तो जब फॉलोअप के ऊपर आए ना, तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही कहते हैं गॉड ब्लेस यू डॉक्टर।
गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ था, वो जो इतने अरसे से जिस्म में दर्द थे, हील में पेन था, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। तो उसको जब उन्होंने देखा कि यार इतना फ़ायदा हो गया है, तो उसके बाद वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे। तो ये जब हम लोग देखेंगे ना इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए अपने पेशेंट को ट्रीट करके, तो मैं बड़े ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत सारे लोग इसी के थ्रू लोगों को ट्रीट कर रहे होंगे, क्योंकि मेन ट्रीटमेंट तो है ही। कौन इख्तिलाफ़ करेगा कि एक्सरसाइज बुरी चीज़ है, कौन इख्तिलाफ़ करेगा कि डाइट करना ज़रूरी है। हर इंसान नहीं चाहता कि उसकी एथलेटिक फिजिक हो, हर इंसान नहीं चाहता कि वो सुपर फिट हो। तो अगर मैं खुद अपने लिए ये चाहता हूँ, तो मैं अपने भाई के लिए, अपने पेशेंट के लिए भी यही चीज़ चाहूँगा। लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन होता है ना, लाइक मतलब मैं चाहता हूँ, मुझे पता भी है ये सारा कुछ, लेकिन यार अच्छा मैं एक दवाई खा लूँ वो आसान है, हम वो चले गए हैं ना, टाइम लगता है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल, टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपने अंदर जैसे भी मैं आपको बताऊं कि 4 हफ्ते में जब आप फॉलो करते हो ना, जब आप अंदर बेहतरी देख लेते हो, आपको अंदर से आवाज़ आनी शुरू होती है कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ। फिर 2 माह बाद ना इर्द गिर्द के लोग आपको दिखते हैं, यार बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्या कर रहे हो, बड़े फ्रेश लग रहे हो। तो आप ऐसे जी मैं अब आपको लोग एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं, इर्द गिर्द से आपकी पजीराई हो रही होती है, तो वो एक इंटरनल मोटिवेशन उस सतह पर चली जाती है कि फिर आप नहीं रुकते। तो प्लान होता है गलत, अक्सर लोगों का डाइट गलत होता है, एक्सरसाइज प्लान गलत होता है, जिससे वो डिसहार्ड होकर छोड़ते हैं। हालांकि अगर प्लान सही बना हो ना, जितनी भी मेरे फेसबुक पे जो मैं बिफोर आफ्टर पिक्चर्स लगाता हूँ, 2 माह 3 माह 4 माह, वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, क्योंकि डे 1 से कस्टमाइज डाइट प्लान उनको किया होता है उनके मुताबिक, और वर्कआउट प्लान, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जैसे ही उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, इर्द गिर्द के लोग उनको देख के इंस्पिरेशन पकड़ रहे होते हैं, तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो फिर ये मुश्किल होता नहीं है। ये जो लैक ऑफ मोटिवेशन है ना, ये रिजल्ट्स ना आने की वजह से होती है। ठीक है, तो मतलब यानी कि इसके लिए हमें फिर यूट्यूब के बजाय किसी एक्सपर्ट से रब्ता करना चाहिए। आइडियली तो यही चीज़ है ना कि प्रॉपर जो इस काम में प्रोफेशनल्स हैं, जैसे फिजियोथेरेपी को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ना कि हमारे जिम में भी एक छोटा सा सेटअप है फिजियोथेरेपी का को, तो मैंने लिटरली लोगों को प्रॉपर ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है कि वो कितनी 4 से 6 हफ्तों में ही इतनी बेहतरी उनके अंदर आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में क्या होता है, हम इग्नोर कर रहे होते हैं, देखी जाएगी, और फिर बात ऑपरेशन तक चली जाती है। तो ये जो हम अगर फिजियोथेरेपी की बात करें, तो इसमें ऑब्वियसली जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने इतने साल उसके लिए पढ़ा है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो अगर आप मुझसे आके कोई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपकी उतनी हेल्प नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करेगा। तो इसी तरह से अगर एक डाइटरी डिजीज़ है, तो उसमें एक डाइटिशियन, सही डाइटिशियन जो कि अपडेटेड है, जिसका नॉलेज बिल्कुल अपडेटेड है, पुरानी बातें नहीं कर रहा, क्योंकि जो रिसर्च है वो होती क्यों है, या तो कुछ नया पता चल जाए, ये अगर कोई पुराना गलत चल रहा है तो वो ठीक हो जाए। और क्या मकसद है रिसर्च का, यही है ना कि कोई नई चीज़ पता चल जाए कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो, और अगर कोई पुरानी गलती चल रही थी ना, तो वो ठीक हो जाए। तो पिछले 10 सालों में इतनी रिसर्च हुई और उसके बाद चीज़ें चेंज हुई हैं, और हमें मानना पड़ेगा कि लेट्स से काफ़ी बातें मैं भी, अगर आप 5-6 साल पहले देखें तो मैं बताता था जो मैं अब नहीं बताता। जैसे अभी तो खैर वो पेपर में भी छप गया है कि देसी घी मक्खन का दिल की बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे भी याद पड़ता है कि मेरा एक पेशेंट आया जो देसी घी और मलाई खाता था, और मैंने पूरा जोर लगा के उसका देसी घी भी बंद कराया था और उसका मक्खन भी बंद कराया था, उसके अंडे की जर्दियाँ भी बंद कराई थी। और बड़ा मैं कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरी तो एनर्जी लेवल्स, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ। मैं ना हार्ट अटैक ऐसे थोड़ी पता चलता है, किसी को हो सकता है जो तुम दवाइयाँ खा रहे हो। तो ये ना दवाई कह रहा हूँ, ये जो फैट्स गज़ा जो तुम खा रहे हो, ये बिल्कुल ख़तरनाक है तुम्हारे लिए। तो अब अगर मैं उससे मिलूँ तो मैं बोलूँगा भाई दोबारा स्टार्ट कर दे, पेपर छप गया कि उसके मुताबिक जो है ना। और उस दिन मेरा एक दोस्त है कार्डियोलॉजिस्ट, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि तुम वीडियोस में बात कर रहे थे, ये तो हमारे उस दिन पता चला है कि जो ये सैचुरेटेड फैट है, अल्लाह के बनाए हुए फैट्स हैं, देसी घी मक्खन, इनका तो हार्ट डिजीज़ के साथ लेना देना ही नहीं है। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स थे वो कल्प्रिट थे हार्ट डिजीज़ के लिए। तो जिसके ऊपर तुम बात करते हो, तो वक्त चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, और अब जो नई चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे। सही है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ देखते हैं जो आपको डिस्टिंग्विश करती हैं, जो अभी मतलब जो आपके क्लास फेलोज थे उनसे आपकी कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी थी जिनकी वजह से आज आप इस स्टेज पे हैं?
लाइक मतलब ऑब्वियसली वो भी अच्छे अच्छे मुकाम पे होंगे, लेकिन जो आपने अचीव किया ना वो मतलब मैंने कम लोगों को देखा है अचीव करते हुए। देखिए मैं इस पे अपनी अल्लाह का एहसान है कि मैं यही बोलता हूँ ना कि मैं एक ऑर्डिनरी से स्टूडेंट, और लेकिन यही था कि एक चीज़ जो मैंने देखा ना कि मेरे अंदर जो मुस्तकिल मिजाजी थी, मैं कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंटली मैंने जो है जिस तरह से उस दिन भी एक जूनियर आए तो आते साथ ही ना सबके सामने कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई डाइट कर सकता है तो ये कर सकता है ना, यानी कि उस वक्त के मुझसे मिले हुए आज वो क्या बात याद कर रहे थे कि मेरी डाइट और एक्सरसाइज की कंसिस्टेंसी। तो मैं कंसिस्टेंट था। कोई भी काम आप कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं तो फुल यकीन के साथ आप करें और छोड़े नहीं काम, गिव अप ना करें। दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कि आपको गिव अप करा दे, लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि आप सही ट्रैक पे हो तो आपने चुप करके उसको फॉलो करना है। मेहनती बंदे को अल्लाह बड़ा पसंद करता है, और मेहनत किसी भी फॉर्म में हो वो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। और दूसरा ये कि कंपैरिजन जो मैंने बताया ना कि हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम कंपैरिजन करते हैं, फ़लाना किधर चला गया, फ़लाने का FCPS क्लियर हो गया, फ़लाने का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फ़लाने का नहीं। आप अपना लाएअमल देखो, आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो, क्योंकि बड़ी आसानी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, और इसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि मसला ये होता है कि व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर ना, तो उससे होता ये है कि ये कंटेजन ये बढ़ती रहती है। ये फिर 2 बंदों से कंपेयर, फिर 10 बंदों से, और फिर एट दी एंड बंदा एक नेगेटिव बंदा होके अपने ही अंदर परेशान होके ना अपने उस एक्चुअल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मैं अपनी तो कोई इसको काबिलियत नहीं बोलूँगा, मैं बस कंसिस्टेंट था और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, और बस यही है कि मैं ये बोलूँगा कि किसी के काम से काम नहीं रखता था, और पॉजिटिव लोग मुझे शुरू से अट्रैक्ट करते थे, और ख़ुद भी मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा पॉजिटिव रहूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि पॉजिटिविटी शायद ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ तक लेके आई है। तो आप इतनी एक्सरसाइज करते थे तो पढ़ाई नहीं इफेक्ट होती थी? पढ़ाई मैंने आपको बताया ना कि मैं दरमियाना मैं इतना कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इतना कोई पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं था। बस इतना था कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और बाकी ये कि दूसरा ये कि मेरी थोड़ी सिचुएशन आप समझिएगा कि MBBS कितनी मुश्किल चीज़ है, आप इस बात से एग्री करते हैं। अब वहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक भी डाल दिया, ठीक है, तो वो जो कि टाइम तो अब उसमें मेरा वहाँ से निकलना ना, मेरा जो एम था ना वो डिग्री सिर्फ नहीं था, उसके साथ वो फिजिक की जो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आगे जाके मुझे मेरी ज़िंदगी में वो MBBS की डिग्री भी काम आई, और वो फिजिक जो मैंने बनाई थी MBBS में वो भी काम आई। तो यानी कि वो कॉम्बिनेट तो यानी कि कोई भी एक स्किल अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ रखी हुई है ना, कोई भी आपका एक टैलेंट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको ख़त्म ना होने दो, उसको ज़िंदा रखो, उसको साथ लेके चलो। आगे जाके वो आपको किसी न किसी कोने में मदद ज़रूर करेगी, और ना कुछ ना सही तो जब बिल्कुल वो कहते हैं ना बुढ़ापा तो हर किसी ने देखना है, और बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो आके जाता भी नहीं है। तो उस दौरान अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी आती हुई मुझे, तो यही मेरा दोस्त होगी। थोड़ा बहुत अपनी फ़िज़िकल फिटनेस या कोई ऐसी स्किल जो मैंने सीखी है। अक्सर मैं कहता हूँ ये जो गिटार, ये जो जितने भी म्यूजिशियन होते हैं मुझे इसलिए पसंद है कि ये लोग बोर ही नहीं हो सकते, ठीक है ना। आखिर वक्त में कोई भी नहीं होगा तो कम से कम गिटार पकड़ के खुद को एंटरटेन कर दिया करेंगे। तो ये जितनी भी स्किल्स हैं ये ज़रूरी है। ये जो मैं देखता हूँ ना कि सिर्फ किताब का हो के अगर कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉलर है तो ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है ये सारी की सारी आपने रखनी है। ये जो हम बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो आगे जाके हमें इसका नुकसान होता है। मैं ये क्योंकि मैंने जितने जो मेरे ज़्यादातर दोस्त जो कि जिन्होंने एक्सेल किया है माशाल्लाह, उनमें ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्समैन भी थे और एक्सरसाइज भी बड़ी पाबंदी से करते थे, यानी कि क्रिकेट की फॉर्म में, फुटबॉल की फॉर्म में, कोई एक ऐसी स्पोर्ट वो करते थे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि साथ अपनी एक्सरसाइज को भी तवज्जो दें, अपनी खिदमत करें ताकि दूसरों की भी खिदमत कर सकें। प्रॉफ के टाइम में क्या करते थे आप? प्रॉफ के टाइम में वही 3 महीने उसमें कमरे में पुशअप्स, लंजेस, स्क्वाट्स, और कोशिश करता था लो कार्ब जितना हो सके, फिजिक ज़्यादा ख़राब ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती थी। जितने भी जिम कर रहे होते हैं ना उनकी भी ख़राब होती है, तो वो सब थोड़ी बहुत हो जाती थी। लेकिन मैं भी बताऊंगा कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, प्रॉफ ख़त्म हुआ, कोई माल रोड गया, ठीक है, कोई कहाँ निकल गया, सही है, और मैं सीधा चला गया जिम। और मैं 3 से 4 घंटे इतनी एक्सरसाइज की कि वो कोच मुझे कहता है भाई खैर तो है, आज के लिए हो गई है पूरी। मैंने कहा मैं इतना अरसा मिस करता रहा हूँ ना जिम को। तो ये नहीं कि वो जो एक मैंने कहा ये शौक जो है ये अल्लाह ताला डालता है, और शौक जब एक दफ़ा बन जाए तो उसके बाद फिर तो चीज़ें मुश्किल। देखें, एक दोस्त से आप नहीं मिले हो,
और आपका बड़ा करीबी दोस्त है और आपको पता चले कि वो 2-3 दिन बाद किसी फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहा है और वो सुबह के 6 बजे की फ़्लाइट है, ठीक है, आप सारी रात जाग के उससे मिलने जाओगे। ऐसे ही है। क्योंकि आपको जो दोस्त का दीदार है वो आपका शौक है और उस दोस्त को देखने के बाद जो आपको खुशी मिलनी है वो उस नींद पे भारी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो जिसमें आपका शौक अल्लाह ने बिल्ड कर दिया तो वो शौक आपको टाइम स्पेस से बालातर कर देता है। आपको ये नहीं पता चलता कितना टाइम हो गया। मैं अभी भी बोलूँगा कि इसी जिम में, नीचे जो जिम है, रात के 1 बजे मैं पेशेंट क्लाइंट्स ट्रेन कर रहा था, पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा था, करते करते 11:30 12 बज गए। अब उसके बाद ना थोड़ा सा मुझे कुछ, मैंने प्रोटीन शेक पिया तो करते करते कुछ 12:30 बज गए थे, 1 बजे का टाइम था। तो जिम में कोई भी नहीं था, एक बंदा और था और एक मैं था और हम वापस डंबल री रैक कर रहे थे, ठीक है, प्लेट्स वगैरह उसके साथ मिल के, और मैं बड़ा उससे गप भी लगा रहा था। फिर मेरे चेहरे पे ना हंसी आ गई। तो मुझे वो पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हैं। मैंने कहा यार मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस वक्त किसी के लिए काम कर रहा होता या मैं ज़बरदस्ती यहाँ होता तो रात के 1 बजे इस वक्त तो मैं कत्लो गारत कर रहा होता। ये देखिए इतना मुझे तप चढ़ी होती, ये कोई टाइम है। और मैं जितनी खुशी खुशी तुम्हारे साथ ये डंबल्स रख रहा हूँ, काश लोग ये समझ जाएं कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है ना, तो इससे खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं होती कि आप अपने काम में ही अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हो कि आपको मैटर नहीं करता कि कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा। और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बोल, पैसा अल्लाह देगा लेकिन उसको अपने बाय प्रोडक्ट, पैसे के पीछे नहीं भागना, आप अपने काम को लेके चलो, पैसा आपके पीछे भागेगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें। जब स्टूडेंट थे तब मशहूर तो होंगे ना कि यार ये लड़का जो है ना ये तो बड़ी जिम करता है। वो टीचर्स के क्या रिव्यूज़ थे उस टाइम पे आपके, और जो अब रिव्यूज़ होते हैं आप मिलते हैं तो वो क्या होता है? टीचर तो शायद ये पॉडकास्ट देख के शॉक हो जाए, ठीक है। अच्छा। बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे। कुछ टीचर्स जिन्होंने सख्ती की उनका मैं ज़्यादा मशहूर हूँ। अच्छा। क्योंकि जब आपने मेरे ऊपर सख्ती की तो मैंने ज़्यादा ज़ोर से जिम किया क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली रिटर्न करने को तो और कुछ नहीं था। सही है। गुस्सा तो मैं आप पे कर नहीं सकता, तो बेअदबी हो जाती। तो मैंने वो ज़्यादा जोर फिर जिम और डाइट पे निकाला तो मेरी फिजिक और इनहेंस हुई। तो उस दिन भी एक प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने वाईवे में उड़ाया था। अच्छा। तो उनकी पिक्चर लगाई हुई थी। सही है। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज की किसी पेज पे तो मैंने लिख दिया मेरा मोहसिन। अच्छा। तो बाद में मुझे दोस्त ने कहा कि तुम्हारे साथ तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वारदात की थी, तुमने कैसे लिख दिया मेरा मोहसिन? मैंने कहा ना ये मुझे फेल करते कि ना मैं जाता जिम की तरफ। अच्छा। ठीक है, ना मैं जाता जिम की तरफ। इतना मतलब ऑब्वियसली ना कहीं तो भड़ास निकालनी होती है ना। अब आप देख रहे हो कि आपकी थ्योरी में 75 में से 58 नंबर है और वाईवे में आप देख रहे हो कि 28 नंबर है, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे, अब प्रोफेसर से जाके तो नहीं बोल सकते ना, कोई इस तरह तो नहीं, कोई बॉलीवुड की फिल्म थोड़ी है कि आप अंदर जाके बोलो कि जज साहब ये आपने क्या कर दिया, प्रोफेसर साहब ये बताए, इस तरह आपने मेरे साथ ज्यादती की है। ये चीज़ें तो होती नहीं है, जो ग्रज सारी चीज़ें जो चल रही होती है। ये प्रॉफ के बारे की बात करें ना। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब हम लोगों के पास और कोई रास्ता था नहीं तो बस जिम की तरफ और फिर एक्सरसाइज में गुस्सा निकालना, तो बस वो सारी चीज़ें ना कि मतलब मेरे पास एक वे आउट था जिसके ज़रिए मैं एग्जैक्टली इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं स्टूडेंट था नहीं। लेकिन मैं यही बात बोलूँगा कि ये जो जिम ने है ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन सारी चीज़ों से को फेस करने में भी। आप बताएंगे कौन से प्रोफेसर थे? प्रोफेसर बस कोई नहीं, अभी तो जिधर भी है अल्लाह खुश रखे। अब आधा के नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग रिलेट कर सकते हैं। कोई एक मैं थोड़ी हूँ, इतने सारे मेरे प्यारे जो है स्टूडेंट्स हो गए जो कि इन चीज़ों से गुजरे हो गए। कौन सा ये था? बस ये मैं पहले साल में हो गया था मेरे साथ, फर्स्ट ईयर में। अच्छा। इब्तिदा में ही तो। लेकिन ये है कि कोई नहीं, ये चीज़ें जो है ना फेलियर्स आते हैं। और हमें जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ जो मैं अच्छा हुआ कि ये टॉपिक, ये बात, इसके ऊपर भी बात हो जाएगी, हमें फेलियर से डराया जाता है, फेल नहीं होना। हालांकि फेल होंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, हद क्रॉस होगी नहीं तो स्टोरी लिखी कैसे जाएगी, गलती होगी नहीं तो करेक्शन कैसे होगी। याद रखें कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये जो नदामत के आंसू हैं, ये जो कि यार मुझे इससे बेहतर करना चाहिए था, ये जो मैं फेल हो गया अब मैं इससे ज़्यादा बेहतर करूँगा, या मैं देखूँगा इर्द गिर्द के कहाँ गड़बड़ हुई। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा किसी की सप्ली आती है या कोई फेल होता है तो वो
उसको प्रॉपर मोटिवेट करें, उसको प्रॉपर सपोर्ट करें। और जो भी सप्लाई होल्डर, या मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है जो कि माशाल्लाह इस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो एक उसको मैं कहता हूँ क्रॉनिक सप्लीमेंटेरियन, ठीक है ना। अच्छा। तो क्रॉनिकली वो एक तो है ना डायबिटीज़ को हम कहते हैं क्रॉनिक है, तो वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वो चीज़ों से निकला है, और मैं बड़े दावे से ये बात कर रहा हूँ कि उसको उन्हीं सप्लीज ने, उस हार्ड टाइम्स ने इस जगह तक पहुँचाया। अच्छा। क्योंकि वो पढ़ते क्योंकि बार बार पढ़ रहा था, तो उसने FCPS जाके पहले अटर्म में क्लियर कर लिया, क्योंकि वो हर जो उसने सब्जेक्ट था वो एग्जैक्टली। तो अगर कोई दूसरा बंदा होता, कोई इनहेरेंटली नेगेटिव बंदा, तो शायद वो डिसहार्ट हो जाता। मैंने बहुत सारे लोगों को MBBS क्विट करते हुए भी देखा है, छोड़ते हुए भी देखा है, या फिर आगे जाके उसको प्रॉपर कंटिन्यू करते नहीं देखा कि लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो फेलियर्स है ना, ये आपको सिखाने के लिए आते हैं, और वो बंदा ही क्या जो कभी फेल ना हुआ, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, तो ये तो बड़ी डिसहार्ट करने वाली बात होगी जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए। वो देखें ना, एक टॉपर वो है जो कि बड़े पढ़ाकू या स्टूडेंट्स हमारे प्यारे भाई, एक वो होते हैं जो कि मतलब देखें ना, हम हर किसी को ना एक ही एंगल से देख रहे होते हैं। सही है। हर बंदे की स्टोरी मुख्तलिफ है, हर बंदे की लाइफ मुख्तलिफ है, हर बंदे की जहानत मुख्तलिफ है, हर बंदे को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया है। हम ये कहते हैं ना कि अगर मैं अपने टॉपर से इस कंपेरिजन के मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ कि हो सकता है कि किताबों में ज़्यादा काबिल होने वाला प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में इतना काबिल ना हो। जब वो मैदान जंग में जाए तो वहाँ पे हो सकता है कि जब वो पेशेंट्स को डील कर रहा हो तो उससे एक दूसरा डॉक्टर जो कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में ज़्यादा अच्छा है वो बेहतर हो जाए। तो इन चीज़ों से आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा पढ़ना बुरी चीज़ है या कुछ इस तरह से है, लेकिन जो हम ये कंपैरिजन, अब मेरा एक डिफरेंट IQ है, मैं एक डिफरेंट काबिलियत का बंदा हूँ। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी के टॉपर से अपना कंपैरिजन कर लूँगा तो मेरा तो ज़िंदगी अजाब हो जाएगी ना। तो पढ़ें, लेकिन सीखने की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और इस नीयत से पढ़ें। फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो एक स्कॉलर आए थे, बहुत ज़बरदस्त इंसान, तो उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा कि हर रात जो आप ये पढ़ रहे होते हो, अगर आप इस नीयत से पढ़ो कि अल्लाह ये किताब मैं इसलिए पढ़ा हूँ ताकि कल को मैंने डॉक्टर बना और मैंने तेरी मखलूक की खिदमत करनी है, तो आपके 5 साल MBBS के ना इबादत में शुमार हो जाएंगे। तो आपकी नीयत जब तक यही है ना कि मैंने लोगों का भला करना है, लोगों का फ़ायदा करना है, और नीयत अगर अच्छी हो तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देता है। हज़रत वासिफ़ का एक जुमला है कि ये बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैंने दुनिया से ज़्यादा इंसाफ करने वाली और कोई जगह नहीं देखी कि ये गुनाह के मतलाशी को गुनाह और नेकी के मतलाशी को नेकी देती है। यानी कि जो बंदा गुनाह तलाश कर रहा है उसको गुनाह तक पहुंचाएगी, और जो नेकी तलाश कर रहा है उसको नेकी तक। तो अगर आपका ख्याल साफ़ है ना, और आप कह रहे हो कि मैं अपनी जितना इल्म अल्लाह मुझे देगा इस किताबों के ज़रिए, इससे मैं मखलूक खुदा की खिदमत करूँगा या उन तक मैसेज पहुँचाऊँगा, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता रहेगा। ये मतलब ग्रेड्स देख के फैसला नहीं करना। कल को जब आप मैदान जंग में होंगे फिर पता चलेगा कि कौन कितना बेहतर है। ठीक है। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ बताएं, लाइक आप क्या मिस करते हो, क्या चीज़ें, क्या मेमोरीज थी वहाँ की? थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में जाते हैं हम लोग। वो कहते हैं ना, ये मेडिकल जो कॉलेज है उसमें तो ऑब्वियसली ना, मतलब ये नहीं कि जब आप प्रोफेशनली एक चीज़ कर रहे होते हो, ऑब्वियसली आपने पेशेंट्स देखने हैं, डील करने हैं, 100 मामलात होते हैं। स्टूडेंट लाइफ की जो सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप जिन चीज़ों को टेंशन समझ रहे होते हो ना, फिर आपको बाद में पता चलता है कि वो तो टेंशन नहीं थी, वो तो पढ़ाई कर रही थी ना, और क्या था। लेकिन और जब जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती हैं तो फिर आप ये देखते हो कि वो जो दोस्त थे, वो जो एक फ्रेंड सर्कल था, वो जो एक इतनी सारी मेमोरीज़ बनी है, हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारना, इतने मुख्तलिफ़ जगहों से, यानी कि वो जो हम एक यूनिटी की बात करते हैं ना, एक यूनिफाइंग फैक्टर की कि हम सब पाकिस्तानी एक है, कोई डिफरेंट सूबों से। तो अगर आप हॉस्टल में रहें तो हॉस्टल में आपको पता चलेगा कि KPK से टूटी फूटी उर्दू वाले से लेके प्रॉपर तगड़ी पंजाबी बोलने वाले, फैसलाबाद से जुगते मारने वाले, गुजरात से, लाहौर से, ठीक है ना, और इतनी सारी जगहों से जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो जो मेमोरीज़ बनती है ना, और आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखते हो, आपको पता चलता है, आपकी अपनी ग्रूमिंग होती है। बहुत सारे लोग
जो फर्स्ट ईयर में शलवार कमीज़ के साथ जॉगर पहनते थे, फिर वो फाइनल ईयर में सूटेड बूटेड हो जाते थे। तो यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो चलती हैं, जो आपको सिखा रही होती है ना, आपकी जिस तरह से आप उठते बैठते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जो कपड़े आप पहनते हो, तो ये सारी आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, आपका एक्सपोजर हो रहा होता है। तो बड़ी खूबसूरत टाइम था। और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती अदर देन पढ़ाई की, और वही हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है कि पता नहीं ये क्या है। लेकिन जब आप MBBS करके बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि दोस्त तो वही थे यार। यानी कि 5 साल आपने एक जगह गुजारे हैं, 5 years एक जगह पे, और हॉस्टल में रहे हो, खाया पिया साथ है, घूमे फिरे साथ हो, कुछ दोस्त रह गए, कुछ दोस्त छूट गए, बट एट दी एंड जो आपकी मेमोरीज बनती है ना, तो आप यकीन जाने, अब हम सोचते हैं ना, तो होता है इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट से आपकी नहीं बनती, होता है ना। आप यकीन जाने कि जब आप प्रॉपर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आपको वो चेहरे भी पसंद आ रहे होते हैं, उनको भी आप सोच के याद कर रहे होते हो कि यार वो फलाना बंदा था, फलाना था, ऐसा था। तो जो लोग भी अभी इस वक्त स्टूडेंट लाइफ में है, तो यकीन जाने ये आपका बहुत अच्छा टाइम है, और इसको एंजॉय करें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, और इस नीयत से पढ़ें कि आगे इंशाल्लाह आप लोगों ने मसीहा बनना है और आपने लोगों की मदद करनी है। अपनी बेस्ट मेमोरी बताएं WMC की, मतलब जो दिन आपको अभी भी याद आता है, लाइक मतलब होता है ना कि जहाँ से आपकी बात शुरू होती है तो यार वो दिन ऐसा था या उस दिन ऐसा हुआ था, कोई इस तरह का इवेंट बताएं। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे। एक जो अभी आपके जहन में फ़ौरन आए। ऐसा हुआ था कि कोई जो है हमारी कोई क्लास फेलो थी, तो उनको देखने के लिए कोई बाहर के मेडिकल कॉलेज से कोई बंदा आ गया, ठीक है ना, उनको वैसे ना, उनको उनसे मिलने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए। तो वो था थोड़ा गुस्से वाला बंदा, तो सारे स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे। मेरी किस्मत ये थी कि उस वक्त मुझे जाना पड़ गया था असलम मार्केट, ठीक है। तो उधर हो गई लड़ाई। जब लड़ाई हो गई ना, तो सब वहाँ मौजूद थे, मैं नहीं था मौजूद। तो लोगों ने ये मशहूर कर दिया कि मैं डर के भागूं। अच्छा, ठीक है, सही है। तो अब आपकी जब फिजिक होती है, और उसके बाद जब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है, तो फिर आप एक एक को जाके, नहीं मैं भागा नहीं था, मैं तो काम के सिलसिले में गया था। और जो इर्द गिर्द के दोस्त थे, तो ये एक ऐसी चीज़ हुई थी कि जिसके ऊपर ना, मतलब मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई थी, क्योंकि हर बंदे को मैं जाके एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब आपकी फिजिक होती है तो ऑब्वियसली हर कोई आपको देख रहा होता है कि किधर है वो बंदा, और वो बंदा नजर नहीं आता। इसके अलावा मैं, एक हमारे थे ब्रिगेडियर अयाज, ठीक है ना, है कि थे, हैं, अच्छा ठीक है, चले। तो ऐसा था कि वो मेरे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा। तो उन्होंने, मैं बाहर बैठा हुआ था, तो बंक मारा हुआ था, तो बैठा हुआ भी जो है किसी खातून के साथ था। तो अब आपको पता है अब सर, और मैं उनके, मेरी जो है उनकी बैक थी, और वो जो खातून थी वो देख रही थी। तो मैंने देखा कि खातून के चेहरे पे ना रंग उड़ा है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो इतने में यूं करके हाथ आया, तो मुझे कहते हैं बरखुरदार किधर? जी जी। फिर बाप कहता है कि बेटा इधर पढ़ता नहीं है। तो मैं कहते कौन सी क्लास है? तो मैंने कहा सर जो भी क्लास थी, मैंने बताया कि इसका लेक्चर हो रहा है। तो मुझे उन्होंने पकड़ा और मुझे ले गए, उस क्लास का दरवाज़ा खोला और प्रोफेसर को बोला ये आपकी अमानत बाहर फिर रही थी, इसे वापस पकड़ लें। तो उस दौरान जो पूरी क्लास हंस रही थी और मैं सर झुका के, तो ये बड़े मज़े के। इसी तरह से सर बड़े नफीस हैं, बड़े मतलब मेरे साथ तो इनकी क्या कहते हैं, जब मेरी 3rd ईयर में ना काफ़ी ज़्यादा सप्ली आई थी, तो मैं पास हो गया था हैरानकुन तौर पे, क्योंकि वो फार्मा का पेपर बड़ा मुश्किल बना था। तो मैं ब्रिगेडियर अयाज से उनसे मिलने के लिए ऑफिस में गया मिठाई लेके कि सर मैं पास हो गया हूँ। तो मुझे पूछा ये कैसे हुआ? तो मैंने कहा सर बस बड़ी दुआएं की थी, बड़ी इबादत की थी, क्योंकि वो माशाल्लाह प्रॉपर ना। ठीक है। तो मैंने कहा इसी तरह से बात करूँगा, माशाल्लाह बड़ी बारिश और तो मैंने कहा बड़ी इबादत। कहते तो बस दुआएं की थी, बाद में पढ़ाई नहीं की थी? मैं कही सर वो भी की थी। अच्छा तो वो बताओ ना पहले। तो इसी तरह से बस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी मेमोरीज़ है, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है वहाँ पे। हॉस्टल में जितना स्टाफ था मैस, और मैं बोलूँगा कि जो मैस वाला स्टाफ था वो बड़ा कोऑपरेट करते थे, क्योंकि अक्सर ना वो बॉडी बिल्डिंग वाली डाइट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें मदद कर देते थे। और वो मुझसे मतलब ये कि कुछ इस तरह नहीं है कि वो मैं उनको कुछ पे करता था, वो वैसे ही वो जब देख रहे थे कि एक बंदा इतना डेडिकेटेड होकर इतनी डाइट फॉलो कर रहा है और परहेज़ कर रहा है, तो वो इसमें
मतलब वो हेल्प करते थे। अभी रिसेंटली 1 साल पहले ना मुझे बड़ा मेडिकल कॉलेज याद आया, तो मेरा वैसे ही 12 बजे का टाइम था, मैं निकल गया तो वाक कैंट में गया वहाँ मेडिकल कॉलेज। तो जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की है, ये वाकई मेरे साथ वाकई हो, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। तो जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की और मैं गाड़ी से उतरा और मैं कॉलेज की तरफ जाने लगा, तो जो गेट से आवाज़ आई कि अभी भी 8 अंडे खाते हो या खाने छोड़ दिए। तो मैं बिल्कुल असिस्टेंट, तो मैंने पीछे देखा तो वो चौकीदार चाहते थे, जो गार्ड थे वो अभी भी उधर थे। मैंने कहा आप अभी तक इधर ही हैं? कहते भाई हमने किधर जाना है। तो मैंने कहा आपको याद है कि मैं इतने एग वाइट्स खाता था, 8 एग वाइट्स खाता था? कहते याद कैसे नहीं होगा, आपके बाद इतने किसी ने खाए भी तो नहीं ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो कि की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त लोगों को शायद स्ट्रेंज लगता था। एक टॉपर से रिलेटेड मुझे एक वाकया याद आ गया। ये भी मैं ना, हमारा ना मेस में हम लोग बैठे हुए थे, तो सामने ना एक बड़ा मिरर था, ठीक है। तो मैं अपनी डाइट के बारे में ना, तो हमारे जूनियर था उसमें बड़ा टॉपर लड़का, तो बड़ा स्किनी सा ना, पतला सा। तो मेरे पास आया, मैं अब खा रहा हूँ, मुझे खाते हुए कह रहे हैं कि ये जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं ना, बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके ऊपर ज़ाया हो जाती है, तो ये आप ज़ाया कर रहे हैं सारा खाना। मैं खा रहा हूँ, फिर उसने बोला, तो मैं उठा, मैंने कहा जो चल, मैं उसे ले गया शीशे के सामने, मैंने कहा शीशे में देख। सही हो गया। मैं कहा खुद को देख। मैं कहा फिर मुझे देख। सही है। मैं कहा ज़ाया हो रहा है। तो वो हंसना शुरू हो गया। सही कहता है कि नहीं बिल्कुल समझ गया। मैं कहा देखो भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेरा लीन मसल मास ज़्यादा है, और हाँ अगर बिल्कुल स्किनी में हूँ और बहुत कम वेट में हूँ, अंडर वेट हूँ, और फिर मैं इतना ज़्यादा खाना कर दूँ तो वो ज़ाया होगा, क्योंकि मैं तरीके से चलूँगा ना। 2000 कैलोरीज, फिर 2500 कैलोरीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना लीन मसल मास बढ़ता जाएगा उतनी मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ये खुद से नहीं हो रहा, ये पूरा इसकी मनसूबाबंदी हुई है, प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं। तो बस ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी मेमोरीज हैं प्यारी प्यारी, तो कितनी सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। सही है। अभी जिस मुकाम पे हैं, कभी सोचा था कि मतलब इस तरह से मेरा फेम हो जाएगा, मैं एक सेलिब्रिटी टाइप बन जाऊंगा, या मतलब जब आप इतना कुछ कर रहे थे ना एफर्ट, तो तब कभी था माइंड में कि मतलब देखें इंसान तो मतलब वो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस एक सोच लेके निकला था कि डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए जहाँ मुझे फ़ायदा हुआ है वहाँ लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाऊँ, नीयत यही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली। सोचा कभी नहीं था, लेकिन ज़िंदगी में टीचर्स ये वो लोग होते हैं ना, अच्छे टीचर्स, जो वक्त से पहले आपको बता देते हैं। मुझे भी याद पड़ता है कि एनाटमी के डायसेक्शन हॉल में मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट था नहीं, तो और नॉन सीरियस था फर्स्ट ईयर में ना, तो वो टीचर थे हमारे, तो उन्होंने ना क्लासरूम में ये बात बोली कि मेरी तरफ इशारा करके, अगर ये बंदा सीरियस हो जाए ना तो ही कैन डू वंडर्स, ये वंडर्स कर सकता है। सही है। वो अलग बात है कि इस बात के ऊपर क्लास बहुत ज़्यादा हंसी थी कि वो सब देख रहे थे कि इतने सारे लोगों पे ये क्यों। तो वो कोई ना कोई ऐसी बात होती है इंसान के अंदर। तो मेरी जो नेचर थी उसमें जो चीज़ मैंने आपको बताया ना कि मुस्तकिल मिजाजी, कि मैं कंसिस्टेंट था और टनल विजन था मेरा, कि बस मैं एक चीज़ के ऊपर चलता तो बस फिर इधर उधर की नहीं देखता था, किसी के काम में काम नहीं, किसी के काम में टांग नहीं अड़ाना, किसी की लाइफ में नहीं देखना, बस अपने काम पे लगे रहना ना। तो बस यही है कि पॉजिटिविटी की जो मैं फिर बात करूँगा कि पॉजिटिव था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसी तरह से पॉजिटिव लोगों से मिलाया और फिर वो टीम वर्क हुआ और प्रॉपर एक यहाँ तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चाहे जिम की बात करें या यूट्यूब चैनल की बात करें या फेसबुक के ज़रिए ना, जितने फॉलोअर्स हैं, इतनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुँचाए। तो बस अगर आपका ख्याल ठीक है, अगर आपकी नीयत ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको पहुँचा देता है। आपकी पॉजिटिविटी की रजीम क्या है? मैं तो आजकल जो चीज़ मैं प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ ना, कि और मैं चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को समझें, ज़्यादा इल्म नहीं सीख सकते तो कम से कम मौत का इल्म सीख लो, क्योंकि फ़िक्र आखिरत आपको दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद कर देगी। याद रहे कि 1000 सालों का जो अल्लाह ताला का मंसूबा है, इसमें हमें 60 साल दिए गए, एवरेज लाइफ 60 साल ही बोलेंगे, और हमारे पास हर चीज़ की कसरत है, वक्त की किल्लत है।
जब हम देखेंगे ना कि ये जो छोटी सी लाइफ है, छोटा सा टाइम है, इसमें हमने काम करने, और एक इंसान है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एक इंसान है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे, दोनों को, एक इंसान जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसी प्रॉब्लम में से उसको अल्लाह ताला ने एक दिन उठा लेना, कोई पता नहीं कि कब जाना है अल्लाह के पास, और सवाल वही पूछे जाने हैं जो कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थे उससे भी वही पूछे जाने। तो अगर आखिरत के दिन के सवाल नहीं बदलने तो फिर हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में नज़र डालना है कि कहीं जो हम ये गिले शिकवे कर रहे हैं या जो ला हासिल है, यानी कि कोई हमारी ख्वाहिशात हासिल से बढ़ तो नहीं गई, कहीं हम जो शुक्र का मुकाम है उसको गिले में तो नहीं कन्वर्ट कर रहे, और ये जो छोटी सी ज़िंदगी है क्या हम ये राज़ी गुजार रहे हैं। ये एक सवाल पूछा गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे कितना राज़ी है, तो जवाब मिला कि जितना तुम अल्लाह से राज़ी हो उतना ही अल्लाह तुमसे राज़ी है। तो ये हमने देखना है कि कहीं हम जो क्रिएटर की बताई हुई बातें कुरान को तर्जुमे से पढ़ा जाए तो देखा जाएगा कि जो बातें मेन बातें जो है सारी की सारी, क्या उन पे हम अमल कर रहे हैं, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उससे कोई चीज़ हम अपने अंदर ला रहे हैं, कोई एक ऐसी क्वालिटी कि जिसके बारे में हम सोचें कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चले कि हमने ये चीज़, तो वो उससे खुश होंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट तो रख सकते हैं, सलाम में पहल तो कर सकते हैं, किसी को बग़ैर किसी गरज के मदद तो कर सकते हैं ना। अल्लाह बेनियाज है ना, तो कभी कभी अपनी लाइफ में किसी की बग़ैर किसी गरज के मदद कर दें कि आप उससे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, और जब आप इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हो जाओगे ना कि ये छोटी सी ज़िंदगी है और सब ने छोड़ जाना है, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, तो फिर आपकी वो आपको परेशानियाँ महसूस ही नहीं होंगी। जो छोटी सी लाइफ है इसको अगर हम देखें ना कि ये जो 60 साल है इसमें से 20 साल सो के गुजर जानी है, बाकी के 20 साल रिश्तेदारों ने ले लिए, उन्होंने फिर भी राज़ी नहीं होना, फिर जो बचे कुछ 20 साल है उनमें से अगर हम कारोबार, मामलात, 100 चीज़ें अगर उनको हटा दें तो 3, 4, 5 साल ये बचते हैं हमारे पास, इनमें हमने अल्लाह को याद रखना है। और इस वक्त जो मेरे सुनने वाले हैं उनको मेरा यही मैसेज है कि जब आप देखते हो ना कि आखिरत की ज़िंदगी के बारे में सोचते हो तो ये ज़िंदगी आपको डीमोटिवेट कर ही नहीं सकती। जब आप आखिरत की ज़िंदगी के बारे में सोचो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में मतलब क्या डिफरेंस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि समंदर साहिल पे खड़े हो और समंदर के पानी में ये उंगली डुबो, और जितना पानी तुम्हारी उंगली पे आ रहा है ये दुनिया की ज़िंदगी है और ये बाकी सारा समंदर ये आखिरत। मतलब ये नहीं कि अगर असली ज़िंदगी अभी शुरू होनी है तो फिर हम इस फ़लसफ़े को, इस फ़िलासफ़ी को क्यों नहीं समझते, और ना सिर्फ ख़ुद समझते बल्कि अपने इर्द गिर्द के बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये बात बताते, क्योंकि ये बोलने वाली बात नहीं है, इस्लाम बोलने वाली बात नहीं, करने वाला काम है। तो इस वक्त यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितना हम लोगों में, जो मेरी ज़िंदगी में हुआ उसके ज़रिए जो मैंने सीखा, जब मैं लोगों तक शेयर करूँगा और जब लोग उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी आएगी, बेहतरी आएगी। आप इतने सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन देखें, ये तो बहुत सारे लोग आते हैं ना इंस्पिरेशन में। अगर बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो और लोग हैं, लेकिन एक पूरी ज़िंदगी में अगर मैं देखूं तो आजकल मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के एक बहुत बड़े वली, बड़े मुकर्रम, बड़े करीब, अल्लाह के करीब एक दोस्त मैं कह लो, एक अल्लाह के वली गुज़रे। इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मौजूद हैं, बहुत सारे इनकी वीडियोज़ हैं जो कि मौजूद हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत सारे सवालात पुराने वक्तों में पूछे जा चुके हैं, प्रॉब्लम्स वही है, सवालात वही है, जवाब देने वाले चले गए, तो उन्होंने जवाब दिए हैं इसके। तो अगर आप उनको देखेंगे ना, उनको सुनेंगे, फॉलो करेंगे तो आपकी इंस्पिरेशन इंशाल्लाह कायम रहेगी, क्योंकि वो एक दरवेश सिर्फ इंसान थे। उनका जो मैं आपको अगर सब्र ही बता दूँ तो अल्लाह का रास्ता अल्लाह के मखलूक के बगैर तय नहीं किया जा सकता, अल्लाह तक जो आप पहुंचना चाहते हो। तो जितनी भी ये जो यंग जनरेशन है अगर वो उनको फॉलो करेगी इंशाल्लाह, तो वो देखेगी कि इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिव चेंज आएगी। सही है। एक यंग स्टूडेंट है, मतलब अभी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको आप कुछ एडवाइजेस देना चाह रहे हो कि मतलब वो इस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करे, तो वो आप क्या देंगे? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते ना,
तो आप एक्सरसाइज करें। डाइट मुझे पता है कि मुश्किल होता है, बट कम से कम आप एक्सरसाइज करें अपनी स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि जब तक आप मेंटली फिट नहीं है, सेट नहीं है ना, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पढ़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन अपनी एक्सरसाइज, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा जहाँ आप मेडिकल की बुक्स पढ़ें तो वहाँ पे कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, क्योंकि ये जितना जल्दी आप इसको तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला कुरान में आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो ये चीज़ें, और एक दफ़ा जब आपको वो किताब जिसने आपको इस दुनिया पे भी चलाना है, और जब आप उस किताब के मुताबिक इस दुनिया पे चलोगे तो वो दूसरी दुनिया भी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो उससे हम नहीं भाग सकते। इस वक्त हमारे पास मोबाइल ऐप्स मौजूद है, कुरान की बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन मौजूद है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने क्या किया है, कुरान और हदीस को उर्दू में आसान अल्फाज में लोगों को एक्सप्लेन करके समझा के बताया। तो या तो कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, या अल्लाह के जो करीब लोग गुजरे उनको आप फॉलो करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजरेगी। यकीन जाने अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। और ये कोई आपको मौलवी नहीं कह रहा, ये वो इंसान कह रहा है। अक्सर लोग समझते हैं ना कि इसका मतलब ये शायद किसी एक ख़ास तबके का काम है। नहीं, ये कोई भी इंसान जो अल्लाह को मानने वाला है, वो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़, उसकी आंख खुलती है, उसको ये रियलाइजेशन होती है कि उसको कितनी सख्त ज़रूरत है अल्लाह की याद की और अल्लाह की ज़िक्र की। क्योंकि जब तक सुकून कल्ब नहीं है ना, जब तक दिल इत्मीनान में नहीं है, कुछ भी नहीं होने लगा। मैंने बहुत अमीर कबीर लोगों को ट्रेन किया है और मैंने उन्हें रोते देखा है, मैंने उन्हें परेशान देखा है, मैंने उनको एंटी डिप्रेसेंट्स खाते देखा है, मैंने बहुत दरमियाने उसके मतलब मिडिल क्लास लोगों को ट्रेन करते देखा, मैंने उनको बहुत खुश देखा है, ऐसे देखा है कि वो हमें खुश करके चले जाते थे। तो व्हाट्स द डिफरेंस? पैसा मैटर नहीं करता, ये जो आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, सलीका है, आपके अखलाक है, आपका एक अच्छा अखलाक, अपने पेशेंट्स को अच्छी तरह से बात करना, अच्छी तरह से अटेंड करना, उसको इंसान समझना, उसको अल्लाह का बनाया हुआ बंदा समझना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इनमें कोई मतलब कमी आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, ये मैसेज है जो मैं देना चाहूँगा। मुझे क्या मैसेज देना चाहिए? आपको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लगे रहे, डटे रहे। 1 साल रह गए, आगे जो भी आपने प्रोफेशन, आप जिस तरह भी स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं उस तरफ जाइएगा जहाँ अंदर से दिल से आवाज़ आएगी। और बाकी यही है कि ये पॉडकास्ट कराते रहें, वीडियोस बनाते रहें और मैसेज लोगों तक शेयर करते रहें। सही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप टाइम देने के लिए। वेलकम ब्रदर, वेलकम। और अगर दिल किया था मेरा शुक्रिया आपका। इसके साथ ही मुझे और वसीम भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।